हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे सब इंस्पेक्टर पेपर के लिए कुछ इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे कई सारे पेड इनिशिएटिव्स भी ऑनगोइंग हैं, साथ ही फ्री इनिशिएटिव्स तो यूट्यूब पर चल ही रहे हैं। तो इन सब इनिशिएटिव्स को आप फॉलो जरूर कीजिए ताकि आपको सिलेक्शन जो है इंश्योर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर आज का सेशन और देखते हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए, तो पहला सवाल मेरे पास जो आ जाता है, अब पहला सवाल जीएसटी को लेकर है। व्हाट आर द टैक्सेस दैट सबस्यूम अंडर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑप्शन से एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स सेकंड ऑप्शन, एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट। ये तीन हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है वो दी गई हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा कोड सही बनता है। तो जब भी जीएसटी के बारे में सवाल आए तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स है। जी हाँ, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स है और इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम किया। सबस्यूम का मतलब क्या होता है? अपने अंदर समा लेना, अपने अंदर समा लेना। हाँ जी, क्लियर, यानी वो उनका एग्जिस्टेंस अब नहीं रहा। तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्सेस को इसने सबस्यूम किया होगा। डायरेक्ट टैक्सेस के साथ तो इसका जीएसटी का कोई कनेक्शन नहीं रहा होगा। 2017 में जीएसटी आया था, ठीक है, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुई थी, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सब हमें चीजें पता है। लेकिन खास बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए, वो क्या कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आती हैं लेकिन उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जैसे लिकर, जो शराब पी जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो सेम ब्रांड की जो बॉटल है वो अलग अलग रेट पर अवेलेबल है, क्योंकि टैक्सेस अलग अलग है। चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरी का टैक्स लगता है, हिमाचल में हिमाचल गवर्नमेंट का, पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, हरियाणा में हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। तो सबकी जो हमारे पास यहाँ पर लीकर को लेकर टैक्सेशन है वो अलग है। उसके अलावा पेट्रोल डीजल, आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल हर जगह अलग अलग रेट पे अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि डीजल हिमाचल में शायद सबसे सस्ता कंसिडर किया जाता है। इस रीजन में सबसे सस्ते डीजल में से एक है, जहां तक मेरी जानकारी है। अब आप सोच के देखिए कि ये चीजें अभी भी अलग अलग रेट पर अवेलेबल है। इसका मतलब ये जीएसटी के दायरे से अभी भी बाहर है। इलेक्ट्रिसिटी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में जब मैं हमारे पास नजर डालता हूं तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान से देखनी पड़ेंगी कि जो टैक्सेस लेविड बाय लोकल बॉडीज, जो एंटरटेनमेंट टैक्स है लोकल बॉडीज द्वारा जो लगाया जाता है, उसको अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी कि ये जीएसटी ने सबस्यूम नहीं किया, यानी कि ये जीएसटी ने सबस्यूम नहीं किया। लग्जरी टैक्स को जीएसटी ने सबस्यूम कर लिया है। और अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स भी अभी तक जीएसटी के दायरे से बाहर है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि हमारे पास जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव था वन नेशन वन टैक्स, अ यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर और सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या था कि पूरे भारत में सेम टैक्स। ठीक है, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या था कि पूरे भारत में सेम टैक्स होगा। तो जो फॉरेन की कंपनीज हैं और जो इंडियन कंपनीज हैं उनको अपनी पॉलिसी बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। और जब उनको पॉलिसी बनाना थोड़ा आसान रहेगा तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी ज्यादा इंप्रूव होता दिखाई देगा। किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। और इसको बनाने के लिए आर्टिकल, जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया 279A थ्रू द अमेंडमेंट। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको यहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट भी याद रखना है कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता था, उसको भी जीएसटी ने रिड्यूस किया है। कई बार ये भी सवाल आ जाता है कि जीएसटी का क्या सबसे बड़ा फायदा देखने को मिला। जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा था टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है बच्चे, टैक्स ऑन टैक्स। मतलब कि आपने टैक्स भरा और टैक्स बढ़ने की वजह से, भरने की वजह से जो प्रोडक्ट की वैल्यू वो बढ़ गई। फिर जब आप दोबारा अगली स्टेज पे पहुंचे तो उसके ऊपर और टैक्स बढ़ गया क्योंकि आपने पहले टैक्स पे किया था। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को भी दूर करने में हेल्प की है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स जो है हमें क्लियर रहने चाहिए। हाँ जी, तो जीएसटी को लेकर पहला सवाल था, तो आई गेस आपको काफी हद तक चीजें समझ आई होंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड इम्पटस टू द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अभी हाल ही के दिनों में आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि भारत के अंदर मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इवन ऐसी कुछ न्यूज भी देखने में सामने आई कि चाइना में आईफोन 14 जो है वो इंडिया, मेड इन इंडिया है। ऑल्दो वो कुछ लोगों ने मजाक भी किया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि आईफोन 14 की असेंबलिंग भी भारत में हो रही है। ये आईफोन को देखो, एक बात मैं बता दूं कि जो आईफोन है उसको एप्पल खुद असेंबल नहीं करता, उसके लिए काम करती है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है फॉक्सकॉन। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, हाँ जी ध्यान सुनिएगा,
फॉक्सकॉन ने हमारे पास इंडिया में प्लांट लगाया हुआ है और ये आईफोन की असेंबलिंग कर रही है। तो आईफोन 14 जो है वो मेड इन इंडिया आप कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन अभी भी उसके काफी सारे पार्ट्स फॉरेन से ही बनकर आ रहे हैं, ज्यादातर पार्ट चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अभी भी काफी हद तक आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक अच्छा पॉजिटिव जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया बहुत बड़े लेवल पर मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ एप्पल से ही नहीं, सैमसंग का एक बहुत बड़ा प्लांट आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन उठता है कि ये मोबाइल फोन सेक्टर में इंडिया इतना आगे क्यों बढ़ा? तो हाँ जी, ऑप्शन दिए गए हैं। क्या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की वजह से, दूसरा है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पीएमपी की वजह से। तो क्या यहाँ पर हाँ जी, दो हमारे पास कोड दिए गए हैं, हमने देखना है कि कौन सा कोड सही है कौन सा गलत। तो अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो दोनों कोड बिल्कुल सही हैं, दोनों चीजें बिल्कुल हमारे पास सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है, पीएलआई स्कीम क्या है, तो ये पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं व्हाट इज पीएलआई स्कीम। जनरली क्या होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फैक्ट्री लगाकर, तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट आप बनाएंगे गवर्नमेंट उतना ज्यादा आपसे टैक्स वसूल करेगी। लेकिन यहां पर क्या है, हाँ जी ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है, हाँ जी सरकार क्या कह रही है कि आप ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे हमसे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, हम उतने ज्यादा आपको क्या करेंगे, हमारे पास इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा इंसेंटिव। तो ये उल्टा ही हो रहा है, इससे क्या कर रहे हो आप, मैन्युफैक्चरर्स को मोटिवेट कर रहे हो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका एक्सपोर्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम, जो भारत में कई सारे सेक्टर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़े लेवल पर इंट्रोड्यूस की गई है और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इससे काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है, स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग। तो इसको बोलते हैं हम एटीएमपी यूनिट्स, ठीक है, असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। एटीएमपी यूनिट्स के लिए भी पीएलआई स्कीम ऑन गोइंग है। साथ ही हमारे पास अगर हम बात करें जो है अल्टीमेटली इस सब में आप कह सकते हैं कि हमारे पास फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो है सेलुलर मोबाइल हैंडसेट्स के लिए ऑनगोइंग है। इसमें क्या होता है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स बाय प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ, इसमें टैक्स रिलीफ भी दी जाता है, मतलब कि प्रोडक्शन पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव तो दिया जा रहा है लेकिन टैक्स में भी छूट दी जा रही है। तो कई सारी चीजें ऑनगोइंग है जिसके चलते हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों में इंडिया में मोबाइल फोन और लैपटॉप की जो इंडस्ट्री है वो और ज्यादा फ्लरिश करती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है, बड़ा अच्छा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब सवाल पूछा गया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को लेकर। आइए पहले ऑप्शन जान लेते हैं, ऑप्शन क्या दिए गए हैं। लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ और सर्विसेज in a controlled regulatory environment, regulatory framework for sand mining in India, regulatory body exclusive for internet based entities, regulatory mechanism for global operating entities। अब देखो, कभी भी पेपर में ऐसा सवाल आए, अब एसआई के एग्जाम में देखो इतना आसान सवाल आने की चांसेस कम ही है। जब आपको लगे कि सवाल बहुत ज्यादा आसान है तो स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से पढ़ लो, ये मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सलाह देता हूं। अब यहां पर देखो, यहां पर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, अब सैंडबॉक्स और ऑप्शन नंबर 2 देखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सैंड माइनिंग इन इंडिया। अब इतना आसान तो वो देने नहीं वाले कि हर कोई तुक्का भी लगाया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, मैं आपको पहले ही बता दूं ये तो बिल्कुल ही गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली क्या है, जो फिनटेक कंपनीज है और जो हमारे पास बाकी एंटिटीज हैं उनके लिए स्पेशल सिस्टम बनाया गया है भारत में। देखिए ध्यान सुनिएगा, एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, फ्रेमवर्क सेटअप बाय रेगुलेटर, ठीक है, दैट अलाउ फिनटेक स्टार्टअप। फिनटेक स्टार्टअप जैसा कि अगर हम बात करें अलग अलग फिनटेक स्टार्टअप्स हमारे पास, तो इन फिनटेक स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है कि वो एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में क्या कर सकें, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में अपना जो सेटअप है, एक्सपेरिमेंट है, वो कंडक्ट कर सकें। तो ये हमारे पास सब होता है रेगुलेटर की सुपरविजन में। खास बात क्या है, इसमें जो भी सेक्टर का रेगुलेटर है उसकी सुपरविजन रहेगी, उसकी पूरी नजर रहेगी। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं फिर से वही मैं कहना चाहूंगा, हमारे इंडियन स्टार्टअप्स को एक तरह से प्रॉपरली एक फ्रेमवर्क दिया गया है ताकि एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है वो एक रेगुलराइज सुपरविजन में काम करवा सके उनसे, और स्टार्टिंग से एक जो सिस्टमैटिक सिस्टम चला आ रहा है वो प्रॉपरली बना रहे। तो ये आई गेस आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कुल 8 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसको गवर्नमेंट कोर इंडस्ट्री का नाम देती है। कोर इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि इन इंडस्ट्रीज का बहुत अपने आप में भारी भरकम हमारे पास एक कह सकते हैं आपकी इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इन कंपनीज का भारत में एक भारी भरकम इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इन्हीं को बोलते हैं हम हमारे पास कोर इंडस्ट्रीज। तो पहली स्टेटमेंट कोर इंडस्ट्रीज को लेकर क्या दी गई है, मंथली प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स, इट्स अ मंथली प्रोडक्शन। अब यहां पर देखो इंडेक्स ऑफ, यहां पर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात की गई है।
इट इज अ मंथली प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स, सेकंड पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज रिलीज बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। देखो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि देश में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप पहले तो इस बात को समझिए, आपको कैसे पता चलेगा कि देश में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आप बेसिकली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप 8 कोर इंडस्ट्रीज को उठा के देख लेते हैं कि वो सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो उससे काफी हद तक जो हमारे पास मुआयना है वो हो जाता है सिस्टम का। जैसे टेक द एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो है आपकी पहले पल्स चेक करता है, ठीक है। उससे डॉक्टर को काफी चीजों का आइडिया हो जाता है, सब कुछ चीजें तो नहीं पता चलती लेकिन काफी कुछ आइडिया हो जाता है। सेम हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज के स्ट्रक्चर को देखकर आपको काफी कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि जब मैं बात करता हूं यहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्रीज की, तो सबसे पहले तो आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज है भारत में। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इनको याद रखने की एक ट्रिक भी होती है, दैट इज ट्रिपल सी फ्रेंड्स। इसको लेकर एक ट्रिक भी होती है, ट्रिपल सी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज, ट्रिपल सी मतलब सीमेंट कोल क्रूड ऑयल, ठीक है, सीमेंट कोल क्रूड ऑयल, ये ट्रिपल सी हो गया। फिर हमारे पास अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमारे पास एन से आ जाता है हमारे पास यहाँ पर नेचुरल गैस, और एस से हमारे पास स्टील। तो ये ट्रिपल सी फ्रेंड एक ट्रिक होती है और या फिर आप कोई अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं इनको याद रखने के लिए। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको याद होनी चाहिए। इनकी हमारे पास प्रोडक्शन कितनी चल रही है, क्या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसको लेकर मंथली इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ठीक है। मंथली हर मंथ आता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स होता है, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स की प्रोडक्शन बेसिकली कितनी हो रही है, आउटपुट इन इंडस्ट्रीज की कितनी आ रही है। मान लीजिए अगर आउटपुट ज्यादा आ रही है, ये इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो उसका मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर इनकी प्रोडक्शन में डाउनफॉल आ रहा है तो उसका मतलब सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो ये इसके बारे में रिपोर्ट कंपाइल कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, ओके। अच्छा एक चीज और, आपको बाकी सब तो समझ आ रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। किसी कंट्री में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगर ज्यादा है तो कंसिडर किया जाता है कि वो डेवलप कंट्री होगी, डेवलप नेशन होगी। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर किसी देश में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा है तो कंसिडर किया जाता है कि वो देश जो है वो ज्यादा डेवलप होगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है यहाँ पर कि पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा कब होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब बनाओगे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। दूसरी, इलेक्ट्रिसिटी हम खुद तो खाना नहीं शुरू करेंगे। अगर मान लो हमारे देश में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी खाना शुरू कर देंगे, नो। हम इलेक्ट्रिसिटी को इक्विपमेंट्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं, हमारे पास उतनी गैजेट्स भी होनी चाहिए। अगर आप पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास लैपटॉप है, आपके पास हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, आपके पास घर में एसी गीजर, ये मतलब कि आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास बाकी सुविधाएं अवेलेबल है, बाकी इक्विपमेंट अवेलेबल है जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो। तो पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो होता है वो हमारे पास कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है बच्चों, जब भी हम बात करते हैं किसी देश की डेवलपमेंट की या किसी देश के आगे बढ़ने की, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल सनराइज इंडस्ट्रीज को लेकर है। सो क्वेश्चन है व्हाट इज सनराइज इंडस्ट्री। तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है। हाँ जी, तो देखिए देखिए बच्चों, सनराइज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री विद ऑप्शन देख लेते हैं। इंडस्ट्री विद पोटेंशियल फॉर सब्सटेंशियल एंड रैपिड ग्रोथ, इंडस्ट्री हैविंग मेजर बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन सोलर पावर, इंडस्ट्री हेवीली रिलायंट ऑन फॉरेन कैपिटल, इंडस्ट्री कंप्लीटली रिलायंट ऑन डोमेस्टिक कैपिटल। अब सनराइज, सनराइज का मतलब ऊपर की तरफ उठना। सनराइज का मतलब क्या होता है, सनराइज के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ऊपर उठता हुआ सूरज। तो यहां पर देखो, ऐसी इंडस्ट्री जिनके अंदर पोटेंशियल है फॉर सब्सटेंशियल एंड रैपिड ग्रोथ, तो ये कहलाती है हमारे पास सनराइज इंडस्ट्री। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों, दे कंसिडर सनराइज इंडस्ट्री। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के आईटी सेक्टर की, तो काफी समय से बात होती है कि इंडिया का आईटी सेक्टर सनराइज इंडस्ट्री है। क्यों है, आप देखिए कि भारत के आईटी सेक्टर में हमारे पास विश्व के सभी प्रोजेक्ट्स को उन्होंने ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। भारत की आईटी कंपनीज पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहरा चुकी हैं, और इसके चलते भारत में, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है पूरे वर्ल्ड में इंडियन आईटी इंडस्ट्री की वजह से। वो क्या, देखो इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज के जो लोग थे वो कभी फॉरेन नहीं जा पाते थे, ना ही जाते थे, पैसा ही नहीं होता था। लेकिन जो हमारे पास आईटी इंडस्ट्री जब आई तो आईटी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले बहुत से इंजीनियर्स की अच्छी खासी सैलरी उन्हें मिलने लगी।
तो एक तो उन्हें फॉरेन ट्रैवल करने का मौका मिला, काफी बार सेमिनार्स के लिए, मीटिंग्स के लिए वो जाते हैं, और बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ऑन साइट रहना पड़ता है, यानी कि बहुत से इंडियंस जो हैं अब लाखों की तादाद में फॉरेन में जाकर काम कर रहे हैं, और उनमें से बहुत से लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिससे एक जो फॉरेन का जो नरेटिव था कि इंडियंस जो है वो तो अभी भी बीन बजाने का देश है, वो सब खत्म हुआ। क्योंकि अब ज्यादातर लोगों को पता है कि जो अब्रॉड में जो इंडियंस रह रहे हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, आईटी सॉफ्टवेयर संभाल रहे हैं। तो इंडियंस की जो ओवरऑल रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाने में पूरे वर्ल्ड में आईटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और भी वैसे सेक्टर्स ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन आईटी सेक्टर का अपना अलग ही योगदान रहा है। तो अब आप देखेंगे कि बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा जो है वो अब्रॉड में हमारे पास आईटी सेक्टर में काम कर रहा है। इवन आप देख सकते हैं वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो जिसमें सत्य नडेला है, ठीक है, अल्फाबेट जिसमें हमारे पास सुंदर पिचाई है, ठीक है, हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनीज में हमारे पास, ठीक है, अडोबे में शांतनु नारायण, ठीक है, लाइन लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, और सिर्फ आईटी सेक्टर ही नहीं, और भी सेक्टर्स में इंडियंस है, लेकिन आईटी सेक्टर में तो इंडियंस का खूब अच्छा खासा दबदबा है। तो सनराइज इंडस्ट्रीज की बात करूं तो एमर्जिंग इंडस्ट्री दैट इज गेनिंग फेवर टू इन्वेस्टर, ठीक है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इन इंडस्ट्रीज के बारे में जब मैं बात करता हूं, ये एक्सपेक्टेड टू बी इंजन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। तो यहां पर स्टेडली राइजिंग जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट्स इज रेफर्ड, ओके, सो एज सनराइज इंडस्ट्री। तो सनराइज इंडस्ट्री जो है उनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल हमारे पास कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आई गेस क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है टोबिन टैक्स इनिशियली सजेस्टेड बाय जेम्स टोबिन। अब एक तरह का टैक्स है, अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं, जैसे हमारे पास कई तरह के टैक्स सुनने को मिलते हैं। अभी विंडफॉल टैक्स हमारे पास न्यूज में था, चलो विंडफॉल टैक्स के बारे में भी एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। तो टोबिन टैक्स सजेस्टेड बाय जेम्स टोबिन वाज अ टैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन पे आपको टोबिन टैक्स देखने को मिलेगा? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, करेंसी ट्रांजैक्शन, इंडस्ट्रियल ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ द अबव, या सबके ऊपर लगता है। तो आप यहां पर पहले तो टोबिन टैक्स का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आज मान लीजिए, देखो ध्यान सुनना, आज $1 जो है मान लीजिए 75 रुपए के इक्वल है। ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट, $1 जो है हमारे पास लेट्स से इज इक्वल टू 75 रुपीज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान सुनना बच्चों, मैंने क्या किया कि काफी सारे रुपए जो है, ठीक है, मेरे पास अभी पड़े हैं, काफी सारा पैसा है। कल को क्या होता है, देखो ध्यान सुनना, कल को $1 जो है 80 रुपए के इक्वल हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं यूएस में रहता हूं, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल को दोबारा समझते हैं कि इनिशियली मैं यूएस में रह रहा हूं और मेरे पास काफी सारे डॉलर्स पड़े हैं, ठीक है, और मेरी इंडिया में फैमिली भी है, और अभी रेट चल रहा था $1 इक्वल टू, हाँ जी, 75 रुपीज। मैं यूएस में रह रहा हूं, मुझे पता चला कि अब लेट्स से नेक्स्ट डे क्या हुआ, हाँ जी, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि हमारे पास $1 इक्वल टू 80 रुपीज। तो मैंने क्या किया, अपने सारे डॉलर बेचकर 80 रुपए में कन्वर्ट किया, और इससे मेरे पास इसको मेरे को इससे मुनाफा हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली जो पहले करेंसी का रेट चल रहा था वो ये चल रहा था, ये चल रहा है, मैंने इस पैसे को इंडिया भेज दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं फिर से मुनाफा कमाने के लिए क्या करूंगा, जब मेरे पास रुपया स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर मैं रुपये को बेच दूंगा। तो अल्टीमेटली ये खरीद फरोख्त करके, मतलब कि कभी डॉलर को बेच के कभी रुपये को बेचकर बहुत सारे लोग क्या करते थे, पैसा कमाते थे, मतलब कि करेंसी की ट्रेडिंग करके। अब ध्यान सुनिएगा, मतलब क्या क्या चाहता हूं कि करेंसी ट्रेडिंग करके बहुत से लोग करेंसी को खरीद और बेच के, बहुत से लोग करेंसी ट्रेडिंग करके पैसा कमाते थे। इससे अल्टीमेटली करेंसी की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस और ज्यादा बढ़ जाती थी। फ्लक्चुएशन का मतलब उसकी वैल्यू में बढ़ना या घटना। तो यहां पर जेम्स टोबिन ने कहा कि ठीक है, आप करने दो करेंसी ट्रेडिंग, ठीक है, लेकिन आप इस पर टैक्स लगो। ठीक है, करेंसी ट्रांजेक्शन जब भी कोई करेगा तो उससे टैक्स लो, ताकि वो इस प्रैक्टिस को थोड़ा डिस्करेज किया जा सके। तो ये था टोबिन टैक्स। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टैक्स था। तो आपने याद रखना है, करेंसी ट्रांजेक्शन जब भी आप चेंज करने जाओगे, करेंसी आप एक्सचेंज करने जाओगे किसी एक्सचेंजर पे, तो वो आपसे टैक्स जरूर वसूल करेंगे जो गवर्नमेंट के पास जाता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे अभी विंडफॉल टैक्स काफी ज्यादा न्यूज में था। तो व्हाट इज विंडफॉल टैक्स? विंडफॉल टैक्स क्या था? विंडफॉल टैक्स होता है कि हमारे पास जो लगता है विंडफॉल गेन पे। विंडफॉल टैक्स किसके ऊपर लगता है? विंडफॉल गेन के पे। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता विंडफॉल गेन क्या है, तो ये आपको बता दूं कि गेन इन अनएक्सपेक्टेड वे, अनएंटिसिपेटेड वे
जहां पर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि आपको इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा बिना आपके किसी एफर्ट्स के। अगर आपने एफर्ट किया उसकी वजह से ज्यादा गेन बढ़ गया तो वो ठीक है, वो विंडफॉल गेन नहीं आता। विंडफॉल गेन क्या होता है कि आपने कोई एफर्ट नहीं किया लेकिन आपका एकदम से जो गेन है, जो आपका रेवेन्यू है वो एकदम से बढ़ जाए, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ, जब कोविड आया तो विंडफॉल गेन किसको हुआ? जो मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनीज थी, उनके जो प्रोडक्ट थे मार्केट में वो हाथों हाथ बिक गए। मतलब कि जो मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाली, अब उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट नहीं की, उन्होंने एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं किया, लेकिन कोविड के आने की वजह से मार्केट में क्या हुआ कि उनको विंडफॉल गेन हुआ। तो इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन। ऐसे विंडफॉल गेन के ऊपर लगता है विंडफॉल टैक्स। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो विंडफॉल गेन किसका कंसिडर करती है? सिर्फ ऑयल कंपनीज का। बाकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को तो वो छोड़ देते हैं कि तुम जाओ जाओ खेलो, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर हम कोई टैक्स नहीं ले रहे। लेकिन जो बड़ी ऑयल इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑयल बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर अगर वो कंपनीज विंडफॉल गेन करती हैं, जैसे अभी हमारी बहुत सारी ऑयल कंपनीज ने विंडफॉल गेन अटेन किया जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, तो गवर्नमेंट ने उनसे विंडफॉल टैक्स भी लिया। तो विंडफॉल टैक्स किसके ऊपर लगता है? विंडफॉल गेन के ऊपर। विंडफॉल गेन मैं फिर से बता दूं कि बिना आपके किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बहुत ज्यादा एकदम से आपका जो रेवेन्यू है वो आगे चला जाए, आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सो दैट इज नोन टू बी विंडफॉल गेन। तो टोबिन टैक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सजेस्टेड बाय जेम्स टोबिन, जिनको नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज भी मिला था, ठीक है। टोबिन टैक्स वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू पेनलाइज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल राउंड ट्रिप एक्सर्जन इनटू अनदर करेंसी। तो आई गेस यहां पर आप समझ गए होंगे मैं क्या किस चीज की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को लेकर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब देखो, अमर्त्य सेन ने हमारे पास कई अलग अलग थ्योरीज पर काम किया है, तो लेकिन यहां पर सवाल पूछा गया है नोबेल प्राइज को लेकर। देखिए, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है, पहली बात तो आपको बता दूं, ये इनको मिला था 1998 में। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कौन सिलेक्ट करता है किसको मिलेगा? कोई ना कोई चुनता तो होगा कि किसको मिलना चाहिए। तो ये किया जाता है बाय सेवर्जिस रिक्स बैंक के द्वारा। ये क्या है? ये हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे हमारे भारत में आरबीआई है तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है सेवर्जिस रिक्स बैंक। ये सिलेक्ट करता है विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। पहला सवाल तो ये याद रखना, कई बार यही सवाल पूछ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स का विनर कौन सिलेक्ट करता है? सेवर्जिस रिक्स बैंक द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। अमर्त्य सेन को हमारे पास नोबेल प्राइज 1998 में मिला था। इनके अलावा और भी कई भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो मिल चुका है। लेकिन खास बात क्या है बच्चों, जो यहां पर आपको पता होनी चाहिए कि इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला था? फॉर द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ जी, इन्होंने किसके अंदर काम किया था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए काम किया था। और 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला और 1999 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न जो भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न जो हमारे पास इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट से रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो हमारे पास आई गेस क्लैरिटी हो गई होगी। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पर एड ऑन कर दूं कि हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है साल का, जिसको बोलते हैं एचडीआई इंडेक्स। आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है साल का, एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको डेवलप किया था महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने। जी हाँ, एचडीआई इंडेक्स का फॉर्मूला जो था वो कहा जाता है कि डेवलप किया था हमारे पास एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक, और उनकी हेल्प की थी इस सब में, इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने में, वो थे हमारे पास अमर्त्य सेन। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर ये एचडीआई इंडेक्स जो है वो बनाया गया। तो ये कुछ जानकारी है जो आपको अमर्त्य सेन के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं पूछ ले जाते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण बैंकों के बारे में हमारे पास बच्चों स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, आरआरबी वाज फर्स्ट सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। ग्रामीण बैंक के बारे में कि नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के बारे के रिकमेंडेशन पर बने। द इक्विटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज हेल्ड अप बाय द स्पॉन्सर बैंक इज 50%। अब ये स्पॉन्सर बैंक की जो इसमें शेयर होल्डिंग है 50% है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब आपको मैं थोड़ा सा यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं ये सब है क्या। देखिए, ग्रामीण बैंक की बात करें, ग्रामीण बैंक क्यों खोले गए? ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथन किया जा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण वित्तीय समावेश। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? अगर आपको किसी लेमैन को समझाना हो, किसी राह चलते व्यक्ति को समझाना हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है बच्चे, व्हेन यू प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट। जब आप वित्तीय जो हमारे पास सेवाएं हैं वो प्रदान करते हैं हर एक नागरिक को, और वो भी अफोर्डेबल रेट पर, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहां पर आप देखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथन करने के लिए 1975 में हमारे पास ग्रामीण बैंकों को खोला गया था। जो भारत का पहला ग्रामीण बैंक था उसका नाम था
प्रथम ग्रामीण बैंक, ठीक है, हमारे पास पहला भारत का जो ग्रामीण बैंक था उसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक, ठीक है, जो हमारे पास यूपी में खोला गया था, ठीक है। अब ये किसकी रिकमेंडेशन थी? ये नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन थी। ये नरसिम्हन कौन थे? ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। जी हाँ, याद रखेंगे, नरसिम्हन को कहा जाता है, इज नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, इस नाम से इन्हें जाना जाता है। आपको मैं एक और चीज बच्चे बता दूं प्रथमा ग्रामीण बैंक के बारे में, कि हर ग्रामीण बैंक में शेयर होल्डिंग फिक्स है, हर ग्रामीण बैंक में शेयर होल्डिंग फिक्स है। शेयर होल्डिंग कैसे फिक्स होती है? जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग हर ग्रामीण बैंक में रहती है 50%। यानी कि अब ये प्रथम ग्रामीण बैंक था तो इसमें 50% शेयर होल्डिंग किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी शेयर होल्डिंग कितनी होती है? 15%, 15%। यानी कि अब ये यूपी का बैंक था प्रथम ग्रामीण बैंक, जैसे हिमाचल में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है तो उसमें 15% शेयर होल्डिंग, हाँ जी, 15% हिस्सेदारी हिमाचल गवर्नमेंट की, यहां पर 15% हिस्सेदारी यूपी गवर्नमेंट की। और इसमें फिर सिंडिकेट बैंक था। जनरली क्या होता है कि कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक जो है वो 35% का शेयर होल्डर होता है। हाँ जी, कोई भी सरकारी बैंक जो है वो 35% का शेयर होल्डर होता है। जनरली पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक, उनमें से कोई ना कोई बैंक जो है वो 35% का शेयर होल्डर इसमें होता है, मालिकाना हक उसका होता है। तो हर ग्रामीण बैंक की ये शेयर होल्डिंग इस प्रकार से फिक्स है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 15%, पब्लिक सेक्टर बैंक 35%। अब यहां पर देखिए, यहां पर स्पॉन्सर बैंक का लिखा हुआ था 50%, जो कि गलत है, क्योंकि स्पॉन्सर बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर बैंक होता है, उसकी शेयर होल्डिंग 35% है, ना कि 50%। दूसरी स्टेटमेंट इसीलिए हमारे पास रॉन्ग थी। हाँ जी, क्लियर। तो यहां पर आप देखिए 1975 में नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के कहने पर हमारे पास ग्रामीण बैंक एस्टैब्लिश हुआ, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम ग्रामीण बैंक भारत का पहला ग्रामीण बैंक था जो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया, ठीक है। और आप यहां पर देख सकते हैं 50, 15, 35% का जो शेयर होल्डिंग है वो यहां पर फिक्स रहता है। तो शेयर होल्डिंग हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, 50%, 15% और 35%। 50% हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर से रिपीट कर दो, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट और 35% जो है वो स्पॉन्सर बैंक। और स्पॉन्सर बैंक हमेशा कोई प्राइवेट बैंक नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक ही होगा। कभी भी याद रखना, कभी भी प्राइवेट बैंक जो है वो स्पॉन्सर बैंक नहीं होगा, हमेशा कोई सरकारी बैंक ही स्पॉन्सर बैंक हमारे पास के रूप में काम करेगा। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। हाँ जी, एक्सपेंसेस फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब देखो, प्रोडक्शन कैपेसिटी जब आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब कि बेसिकली इंपैक्ट। बेसिकली यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस हो गया है। तो इंपैक्ट क्या पड़ता है? इंपैक्ट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसका इंपैक्ट असर क्या दिखाई देगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली जब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जब भी आप प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो, सॉरी, रिड्यूस क्या होता है इसमें, मेरे थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में हमारे पास मिस हो गया चीज, कि एक्सपेंसेस फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब देखो, जब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं तो इसमें से रिड्यूस क्या होगा? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, क्यों इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा? क्योंकि इसका रीजन है, ठीक है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय आइदर इंडिविजुअल फर्म और द गवर्नमेंट क्रिएशन एसेट लाइक मशीनरी एक्सेट्रा आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म रन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, तो यहां पर जो आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो ये जो एक्सपेंस है वो रिड्यूस होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। सो फिर से मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंस फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपेंसेस फॉर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल रिड्यूस। नेक्स्ट, स्मॉल फार्मर्स इन द कंट्री आर डिफाइंड एज दोस फार्मर्स। हाँ जी, कौन से फार्मर्स को हम स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 to 2 हेक्टेयर। देखिए, भारत में सरकार द्वारा स्मॉल फार्मर्स की डेफिनेशन दी गई है जिनके पास जो लैंड होती है दैट इज 1 to 2 अप टू 2 हेक्टेयर।
और मार्जिनल इनको बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। और ये बात याद रखना, मार्जिनल फार्मर्स किसको बोलते हैं? कल्टिवेटिंग लैंड अप टू 1 हेक्टेयर ओनली, 1 हेक्टेयर या उससे कम, तो वो हमारे पास होगा मार्जिनल फार्मर। स्मॉल फार्मर होंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर, हाँ जी क्लियर, 5 एकड़ जमीन होगी, 5 to 5 एकड़, तो वो स्मॉल फार्मर कहलाएंगे। हाँ जी क्लियर। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ फ्री और पेड इनिशिएटिव ऑनगोइंग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करने के लिए। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे पास फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।